जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका 2023 में यानी कि सेशन 2022-23 का जो मॉडल पेपर है यह जारी कर दिया गया है। अब आप अपना तैयारी में लग जाइए, मॉडल पेपर भी आ चुका है और इससे जो है कि इस मॉडल पेपर का सल्यूशन मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। यह जो है कि यह सब्जेक्ट साइंस यानी कि विषय विज्ञान का है, जो कि आपका कक्षा 10th के लिए है, 10वीं कक्षा के लिए है, जिसमें आपको किस समय 1 घंटा 30 मिनट मिलने वाला है। आपको एग्जाम में इसे हल करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, जो कि आपका पूरा मार्क्स 40 का रहेगा। यह जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कुल प्रश्न 40 रहेगा। आपका जो MCQ क्वेश्चन रहेगा, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको 40 ठे मिलेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि सारे क्वेश्चन जो है कि 1 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सभी जितने भी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें आपको सही आंसर का जवाब देना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि अगर कोई उत्तर गलत हो जाता है उसका निगेटिव मार्क जो होता है पहले के जैसा बाकी एग्जाम की तरह, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। गलत हो गया तो बस आपका 40 ठे क्वेश्चन है, अगर 30 सही है तो आपको पूरा 30 में 30 आंसर में सही होने के बाद आपका नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 ठे गलत हो गया तो उसका भी नंबर और अलग से काटा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो इसी तरह का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि दाढ़ी को बनाने में किस तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी तो आप लोग क्लास 10 में है, दाढ़ी बनाए थोड़े ना है कि आप लोगों को पता होगा। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है ये F बराबर R/2 होता है, यानी कि F जो है फोकस जो है कि F बराबर R/2 होता है। इसमें आपका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का जो है कि आपको PDF का जो रंगीन किया हुआ है, ऐसा ही रंगीन किया हुआ PDF आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जितना भी मैं वीडियो का सल्यूशन दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए फिर इसमें अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो यह जो है कि आवृत्ति जो है कि अपरिवर्तित रहती है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन जब होता है इसमें अपवर्तन में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका प्रश्न 4 है, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ये दोस्त जो है कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो है कि 1 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि 1D, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस, ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका F बराबर 1/P, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 1 का 1 और जो आपका यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है 4D, तो इसको 4 को नीचे रखेंगे और 1 को जब 4 से काटेंगे तो आपका आएगा 0.25, ठीक है, जो कि आपका मीटर में आता है, यानी कि मीटर में आता है। तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे कि 0.25 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसको जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका
ऑप्शन बी जो है कि 25 सेंटीमीटर है, ये आपका सही आंसर है। इसका सल्यूशन देखिए मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी गाड़ी है, वाहन है, उसका आगे का जो हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं रेटिना, यानी कि रेटिना, इसमें ऑप्शन रेटिना नहीं दिया हुआ है, रेटिना नहीं है, जबकि रेटिना को ही दृष्टि पटल बोला जाता है, यानी कि दृष्टि पटल इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 है, इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है। तो अगर दूर की बिंदु पूछा जाए तो अनंत होता है, ठीक है, आपको याद रखना है कि दूर की बिंदु अनंत होता है। अगर नज़दीक का पूछा जाए तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर नज़दीक हम लोग कोई भी चीज़ सामान्य नेत्र को देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर नज़दीक के लिए होता है, और दूर बिंदु पूछा जाए तो अनंत होता है, आप याद रखेंगे। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा जा रहा है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो यह जो है कि परितारिका करता है, यानी कि ऑप्शन इसमें सी आपका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो मानव नेत्र में जो है कि प्रतिबिंब की प्रकृति होता है उल्टा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसी तरह से सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, और हर एक वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसी तरह का पीडीएफ, यानी कि रंगीन किया हुआ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टिक किया हुआ, आपको अलग से टिक करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपना तैयारी करते चलेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, ठीक है। तो यह ऊर्जा की इकाई होता है, ऊर्जा की जो है कि इकाई होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, यानी कि आवर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि कूलॉम किसका एसआई मात्रक है। तो कूलॉम दोस्त याद रखेंगे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न का मैं तैयारी करवा चुका हूं, और ये सारे प्रश्न जो है कि जो मैं पहले बता चुका हूं वही सारे में से एक प्रश्न है जो कि आपका इस वर्ष का मॉडल पेपर में उठाए गए हैं, और आपके एग्जाम में भी इसमें से बहुत हद तक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो क्वेश्चन इस ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि इसी टाइप का पूछे जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे जबकि बदल दिए जाएंगे। तो उस सारे क्वेश्चन को मैं जो है कि तैयारी करवा दूंगा, आप देखना नहीं भूलेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर हमेशा जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। फिर देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है कि CuO+H2, यानी कि जब अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है Cu+H2O। इसमें लिखा हुआ है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो इसमें देखिए किसका अपचयन हो रहा है, तो H2 का अपचयन हो रहा है, जो कि जा करके और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें जो है कि ये आपका परखनली है, धागा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और लोहा की कील है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट की विलयन है, इसमें जो है कि विस्थापित कर देती है, यानी कि कील से जो है कि इसको विस्थापित कर देती है, यानी कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 17, अब 17 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो इसमें जो है कि लिटमस पत्र जो है कि
प्राकृतिक सूचक का उदाहरण होता है। अगर प्राकृतिक सूचक का पूछ दिया जाए उदाहरण तो ए होता है लिटमस पत्र, यानी कि इसमें लिटमस पत्र सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगी। तो हम बता दें आपको कि पीएच मान जो है कि 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें कि 7 बीच में होता है जो कि उदासीन होता है, 7 में उदासीन। अगर 7 से आगे जाता है तो यह होता है क्षार, ठीक है, यानी कि 7 से लेकर के 14 तक क्षार, और 0 से लेकर के आपका 7 तक जो होता है ये होता है अम्ल, ठीक है। अगर कहीं पीएच मान पूछ दिया जाए कि 5 पीएच मान है तो यह क्या होगा, तो 5 पीएच मान देखिए कहाँ आ रहा है, तो 0 से लेकर के और 7 के बीच में है, यानी कि यह अम्ल होगा। इसी तरह से इसमें पूछा गया है कि किसी विलयन का पीएच मान 10 है, तो पीएच मान 10 है तो 7 से लेकर 14 के बीच है, यानी कि 7 से लेकर 14 के बीच में जो भी रहता है तो 10 है, तो 10 यह जो है कि क्षार होगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्षार। फिर देखिए इसी तरह से अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। यह जो है कि यह चित्र क्या सूचित करता है, तो यह जो है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसमें आप डी को याद रखेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में जो है कि टार्टरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह देखिए आपको अधातु को बताना है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होना चाहिए, क्या चीज़, अधातु, ठीक है। तो अधातु ब्रोमीन होता है जो कि कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो यह जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अग्निशामक बनाने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है कि परमाणु संख्या के आधार पर बना है, यानी कि 1 नंबर में हाइड्रोजन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही करके जो आधुनिक सारणी है यह परमाणु संख्या के आधार पर बना है, परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसमें परमाणु संख्या सही आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यह जो है कि पोटेशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं खनिज, ठीक है, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के जो भूपर्पटी होता है उसमें खनिज पाया जाता है, और खनिज में जो हमारे आवश्यक के पदार्थ होते हैं उन्हें निकालना जरूरी होता है, जिसे अयस्क बोला जाता है। तो भूपर्पटी में पाया जाने वाला पूछा है, तो इसका आपका सही आंसर खनिज हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपेनॉल में जो है कि अल्कोहल मौजूद होता है। प्रोपेनॉल कहने का मतलब कि अल्कोहल, जो हम लोग दारू वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह, वो अल्कोहल होता है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, प्रोपेनॉल। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है कि क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि जल का टूटना, यानी कि जल जो है कि टूटता है, प्रकाश संश्लेषण में जल टूटता है। ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन का मुक्त होना, तो ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो ये आपका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कि पेड़ पौधे जो हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ओर लेते हैं, मुक्त नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, मुक्त नहीं करते हैं, ये देते नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ओर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें आपका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का
परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो यह जो है कि ऊपर और नीचे दोनों दिशा की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्रिकाणु, यानी कि इसमें ब्रिकाणु छूट गया है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिकाणु कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन, यानी कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? एथिलीन हार्मोन जो है कि जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजेन जो है कि हमेशा अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर, इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निषेचन, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक अगर संलयन होते हैं यानी कि उसे निषेचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? इसमें जो है कि कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे चित्र है और इसमें कौन सा जनन हो रहा है? तो इसमें आपका जो है कि मुकुलन हो रहा है, मुकुलन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछ रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं, पक्षी और चमगादड़ के जो अंग होते हैं वह समजात अंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल जो है कि मटर के पौधे को चुना था, तो आप खाइए मटर और टिक कीजिए फटाफट मटर, सही हो गया आपका आंसर मटर। क्या हो गया सही? मटर, खा के मटर मारिए एकदम टिक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो यह जो है कि घास, यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, घास जो है कि उत्पादक है। अगला प्रश्न है कि किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? यानी कि प्रथम पोषी स्तर का जो है कि श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, किसका? शाकाहारी का। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर में रखा जाता है शाकाहारी को। अगला प्रश्न है 38, इसमें पूछा जा रहा है ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए CFC जिम्मेदार होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो यह जो है कि नाभिकीय ऊर्जा इसमें सही हो जाएगा, यह ऊर्जा स्रोत के लिए उदाहरण नहीं होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो यह जो है कि 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरह का PDF जो है कि आपको टिक किया हुआ PDF आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो में जो है कि इस सेट 1 का सल्यूशन मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि आपका साइंस का सेट 1 का सल्यूशन है, MCQ का, यानी कि ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, मैं अगला वीडियो में सब्जेक्टिव का बता दूंगा और सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवा दूंगा। इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शेयर करेंगे और जो बच्चे के पास शेयर करेंगे अगर वे अच्छे से पास हो जाते हैं तो उनकी दुआ आपको लगेगी। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए और अपना तैयारी कीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।